Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. विधा के रूप में क्या व्यंग को उसका वह स्थान प्राप्त हो चुका है? क्या व्यंग्यकारों को वह स्थान प्राप्त हो चुका है जो कथाकारों और कवियों को हासिल है? मेरा सवाल ये और, सवाल ना और अगर नहीं मिला है तो उसकी क्या वजह है? हाँ, मतलब वो वजह है। और जब आप जैसा सजग व्यक्ति ये सवाल उठाता है कि क्या मिला है, मतलब अगर आपके मन में शंका नहीं होती कि है तो फिर आप सवाल नहीं उठाते। और ये बहुत वाजिब सवाल है और इसके बहुत सारे कारण हैं कि जब आप कहते हैं कि व्यंग्य विधा, अब इसमें आपने आरंभ में बात की व्यंग्य रचनाओं को लेके, तुलसीदास की बात की, सूर की बात है, यहाँ तक कि आप अगर आरंभ में देखें विद्यापति का जो है उसमें ढकोसले और उनका जो है वो खीर पकाई चतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा, शुरू होती हैं चीज़ें। मेरा मानना यह है कि व्यंग्य की दृष्टि से तीन लेयर्स हैं, तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक है रचना में व्यंग्य। तुलसीदास की रामचरितमानस में सारे प्रसंग जो हैं वो रचना में व्यंग्य हैं। एक है व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ, कमेंट्स, कि मैंने सीधी बात नहीं करके व्यंग्यात्मक रूप में बात करी, और जितने हमारे स्तंभ लेखन है ज़्यादातर उसी में आते हैं कि कोई घटना घटी, उसने आपने व्यंग्य की दृष्टि से देखा और उस पर कमेंट कर दिया। एक है व्यंग्य रचना। व्यंग्य रचना में आप में उसमें विभिन्न विधाओं की आवाजाही भी हो सकती है, पर मूलतः मेरा मानना है कि वो निबंध के बहुत करीब होती है। निबंध जैसी कसावट भी होती है, और व्यंग्य में यथार्थ नहीं होता, अर्थात नहीं होता, यथार्थ नहीं कहूँ, अर्थात नहीं होता, कि मतलब मेरा कहना ये है, वो व्याख्या उस तरह की नहीं होती है। और सबसे बड़ा अंतर है भाषा के प्रयोग का और चिंतन का। जिस रचना में चिंतन नहीं है, चिंतन तो और चीज़ों के भी थे, पर भाषा जो है, इसमें भाषा का क्या है कि इसमें जो अन्यार्थ है वो महत्वपूर्ण है, और जो व्यंग्यकार है वो मक्खी चूस तरह का कंजूस होता है, वो बेकार में प्रयोग नहीं करेगा उन चीज़ों की। तो भाषा एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका जो मितव्ययी होना पड़ेगा आपको उसके लिए। और भाषा वो शब्द जब तक अन्यार्थ नहीं देगा तब तक जो है वो व्यंग्य की दृष्टि से नहीं आएगा। तो ये कुछ जरूरी शर्तें हैं। दूसरा, व्यंग्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो आपके अंदर निरंतर पाठक को बेचैन करे, और विरोध का स्वर, मतलब और विरोध का स्वर कैसा, जो चुभने वाला है। अब क्या है, ऐसे में जैसे आपने विधा का प्रश्न किया, लोग हास्य और व्यंग्य को लेकर मैं आ अभी जाते ये हैं। सवाल भी देखिए वही मैं ये जुड़ता है। ये देखिए, ऐसा मैंने एक जगह कहा था कि ये हास्य व्यंग्य और ये जो है विधा का प्रश्न, ये लगभग ऐसे ही है कश्मीर वाले जैसे, उससे ऐसा है ना कि यूनियन में तभी गए हुए कि पता नहीं चलता ये किसका है, ये क्या है, दोनों क्लेम करते रहते हैं। कोई कहता है विधा है, कोई कहता है नहीं है। हास्य व्यंग्य का तो ये तराजू ले लेते हैं, इतना हास्य डाल दो तो ठीक है, इतना व्यंग्य डाल दो तो ठीक है। रचना की मांग क्या है, इसकी कोई बात नहीं करता। अब मैं, जब लोग मुझे कहते हैं कि हास्य व्यंग्य की जैसी चीज़ है, मैं कहता हूँ हाँ है। कारण क्या है, दोनों का आधार विसंगति है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क कहाँ है। जयप्रकाश जी, आप देखिए कि मनुष्य, आदि मनुष्य जो है, वो जब आया तो उस क्या जानता था, वो हंसना और रोना। कोई चीज़ मिल गई तो आप हंस दिए, खुश हो गए, और नहीं मिली तो कोई पीड़ा हुई तो रोने लग गए। पर धीरे धीरे वो सभ्य हुआ। सभ्य होने के बाद उसके अंदर उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ कि ये चीज़ जलाती है, ये चीज़ गड़बड़ है। तो उससे उसका विवेक जागृत हुआ, कि भाई ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका विवेक जागृत हुआ कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। और व्यंग्य उसके बाद आता है। सभ्य मानव का उद्घोष है कि मनुष्य जब सभ्य हुआ, आप विवेक का प्रयोग कर लेते हैं, पर जब व्यक्ति सभ्य होता है, उसका मैं मानता हूं व्यंग्य उस वहां उद्देश्य उससे भी आगे है, कि वो उद्घोष करता है कि मनुष्य पूर्णतः सभ्य हो गया और वो विसंगतियों को पकड़ने लगा। तो जिसका जन्म इसके बाद हो, वो कहाँ से आएगा यहाँ।
और व्यंग में चुभन होती, क्या हास्य में चुभन होती? नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं व्यंग में हंसी भी आती है। मैं कहता हूँ व्यंग की हंसी में और सामान्य हंसी में बहुत फ़र्क है। व्यंग की हंसी वो है जो एक कैटलिस्ट की तरह आती है, एक उत्प्रेरक की तरह आती है। आप दृश्य याद कीजिए महाभारत का, जब माया महल में ये सब लोग आते हैं, दुर्योधन जो गिर पड़ता है, ऊपर से वो बोलती धृतराष्ट्र पुत्र अंधे की संतान, वहाँ तक ठीक है, वो बोलती वो देख लेता है। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसती है, वो हंसी यहाँ चुभती है जो महाभारत करवाती है। ये फ़र्क है सामान्य हंसी में और ये फ़र्क है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी विसंगत समय हो, व्यंग्यकार के लिए मैं कहता हूँ, अगर आपका विसंगत समय में विरोध का स्वर नहीं है तो वो आपके व्यंग्यकार के लिए, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके नपुंसक होने की निशानी है कि आपको विरोध नहीं कर रहे हैं। वो साहस होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये मेरा मानना है व्यंग्य की दृष्टि से। और चुभन बड़ी शर्त है। फिर व्यंग्य क्या है, वो निरंतर, उसमें कथानक श्रृंखलाबद्ध नहीं होता, उसमें क्षेपक होते हैं। श्रीलाल जी का याद कीजिए, शुरू में जब वो ट्रक फैने फैलाए पड़ा, उसके बाद कहाँ से कहाँ चलते चले आते हैं, सारे उसमें क्षेपक आते हैं, उसमें बिंबात्मकता होती है। इसीलिए घटनाओं का जंजाल कहा इन्होंने, नित्यानंद तिवारी जी ने। ऐसे ही व्यंग्य में होता है। अब बात आज की कर रहे हैं, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उस तरह का निबंध में एक श्रृंखलाबद्धता होता है, इसमें ना कथा की श्रृंखलाबद्धता है, जो शुद्ध व्यंग्य है, जिसको मैं मानता हूँ शुरू में। और वो आपको निरंतर बेचैन करेगा पाठक को, एक के बाद एक बेचैनी की परतें उसके उसमें आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भाषा की दृष्टि से। तो मेरा मानना है कि जब कोई आलोचक, अच्छा मैं तैयार कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे कि भाई किसी तरह से विमर्श उसमें हो, इसीलिए पत्रिका निकालने का लक्ष्य है कि व्यंग्य का आलोचना शास्त्र तैयार हो। और जब तक वो नहीं होगा, व्यंग्य को ये साहित्य की पंक्ति में जगह नहीं मिलेगी, वो दोयम दर्जी का माना जाता रहेगा। और उसका कारण सबसे बड़ा है, हास्य के साथ जोड़ के और चुटकुलेबाजी के साथ जोड़ के। कोई भी अच्छा व्यक्ति अपने आप को व्यंग्यकार कहलाना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि मुझे हास्यकार बनेंगे। परसाई ने लिखा है, व्यंग्य लिखने वालों की ट्रेजेडी नहीं है, जैसे ही देखते हैं उसको कहते हैं अच्छा आप कौन सी चीज़ में हंसा रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ दिक्कत है कि व्यंग्य और हास्य को भाई बहन की तरह जो जोड़ दिया गया या जुड़वा भाई मान लिया गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी।